हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 1857 की महान क्रांति के बारे में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक को बेसिक कंसेप्ट के साथ पढ़ाया जाएगा, वो भी कंप्लीट नोट के साथ और सिंपल लैंग्वेज में। और एग्जाम में इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको केवल इस टॉपिक के अंत तक बने रहना है। मैं इस टॉपिक के हर एक पॉइंट को समझाते चलूँगा, वो भी कहानी के तरह। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो उसका टाइटल है 1857 ईस्वी की महान क्रांति, यानी कि रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो उसमें जो सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह की थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला हम देखेंगे कि इस विद्रोह क्यों हुआ था, इसके पीछे कारण क्या था, पहले उसको समझते हैं। तत्पश्चात हम उसके बारे में डिटेल से समझेंगे। पहला पॉइंट, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करने की बाध्यता थी। क्रांति से पूर्व ब्राउन बेस राइफल की जगह पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू किया गया। एनफील्ड राइफल के कारतूस को लोड करने से पूर्व काटना पड़ता था। इसके कारतूस में प्रयुक्त चर्बी गाय और सुअर के मांस से बनी थी, जो हिंदू मुसलमान दोनों धर्म के खिलाफ था। यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का मुख्य कारण बना। तो यहाँ पर जो अंग्रेजों ने ब्राउन बेस राइफल की जगह एक नई बंदूक की इस्तेमाल करने को लिए बाध्य किए, वो बंदूक था एनफील्ड राइफल, जिसमें जो कारतूस लगता था वो कारतूस मुंह से काटना पड़ता था। लेकिन वो जो कारतूस है वो कारतूस गाय की चर्बी और सुअर के मांस से बनी होती थी, जिसे हिंदू और मुसलमान के धर्म के खिलाफ था। हिंदुओं में गाय को पवित्र माना जाता है और मुसलमानों में सुअर को अशुभ माना जाता है। इसीलिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका मुख्य कारण था गाय के चर्बी और सुअर के मांस से बने कारतूस। नेक्स्ट पॉइंट, नरी हार्डिंग वर्ष 1844 से 1848 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। उन्होंने सेना के हथियारों में एनफील्ड राइफल को शामिल करने के लिए जाना जाता है। यह राइफल ही 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना था, यानी कि नेरी हंटफील्ड का ही दिन था जिन्होंने एनफील्ड राइफल को जन्म दिया था, जिसके कारतूस गाय की चर्बी और सुअर का मांस से बने हुए थे। इसलिए हिंदू और मुसलमान में इसका प्रयोग करने के लिए विरोध किए थे। इस कारण से 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो मुख्य कारण था। नेक्स्ट पॉइंट, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामरस्टन, जो कि बिलर पार्टी से थे, यानी कि इस महान क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि 1857 के महान क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम देखेंगे इस विद्रोह का अग्रगति यानी कि फैलाव किस तरीके से हुआ, तो उसको हम देखेंगे। पहला पॉइंट, 1857 के महान विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई, जिसे आगे चलकर एक व्यापक रूप ले लिया और ब्रिटिश शासन के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया। यानी कि अंग्रेज शासन के विरुद्ध प्रथम स्वाधीनता संग्राम, जो कि 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 1857 का जो विद्रोह है वो कहाँ पर शुरू हुआ था और कब से शुरू हुआ। तो 10 मई 1857 को ईस्वी को शुरू हुआ था, मेरठ से शुरू हुआ था, ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट, 10 मई 1857 को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया तथा दिल्ली की ओर चल पड़े। इस विद्रोह का प्रसार देश के अन्य भागों में भी हुआ था, यानी कि अपने ही अंग्रेज शासनों के विरुद्ध भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया और दिल्ली की ओर चल पड़े। और इस विद्रोह ना कि दिल्ली बल्कि और कई जगह में फैल गई, जैसे कि झांसी, इलाहाबाद, ग्वालियर, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सब जगह में ये विद्रोह फैल गई और एक विराट रूप धारण किया था। नेक्स्ट पॉइंट, 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों को मारने में 41वें नेटिव इनफील्ड की पैदल सेना शामिल थी, यानी कि 40वें नेटिव इनफील्ड की सिपाहियों ने अंग्रेज अधिकारी यानी कि ब्रिटिश अफसरों के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने अपने ब्रिटिश कमांडरों और यूरोपीय सैनिकों नागरिकों पर हमला किया और कई को मार डाला।
विद्रोह करने के बाद ये सिपाही नाना साहब, आगे चलकर पढ़ेंगे नाना साहब के बारे में, जिनको धुंधुपंत भी कहा जाता है, उनके साथ मिल गए। वे कानपुर में नाना साहब की सेना में शामिल हो गए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई दी। नेक्स्ट पॉइंट, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी, यानी कि इस स्वतंत्रता के जो चिन्ह थे वो कमल पुष्प और रोटी को रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट, इस विद्रोह को अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1859 में दबा दिया गया था, यानी कि इस विद्रोह को दबाने में कुछ भारतीय राजा ही अंग्रेजों के साथ दिए थे और कुछ देश के अंदर जो गद्दार होते हैं उनकी वजह से इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों ने सफलता पाई थी। यहाँ पर दो ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको हम पहले देख लेते हैं। पहला पॉइंट कहता है अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 ईस्वी में आरंभ हुआ। उस समय मेजर स्टिंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया, यानी कि अंग्रेजों ने 1748 में ही भारतीय सेना का गठन निर्माण किया था। इस सेना के निर्माण में जो मुख्य भूमिका निभाए थे वो थे जस्टिन लॉरेंस। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय सेना में ऊंची से ऊंची प्राप्त होने वाला पद सूबेदार का था, यानी कि एक भारतीय को अगर सेना में भर्ती करना है तो उसे सूबेदार का ही पद दिया जाता था, उससे बड़ा पद नहीं दिया जाता था। यानी कि एक भारतीय होने पे वो सूबेदार पद तक ही वो सीमित था, उससे ऊपर का पद उसके लिए वंचित था। नेक्स्ट पॉइंट, 1857 का विद्रोह का नाम, यानी कि 1857 का जो महान क्रांति है उस क्रांति को किसने क्या नाम दिया था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको लिया हूँ, तो आप उसको देख लीजिए क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता है। तो पहला है सर जॉन लॉरेंस एवं सील, तो उन्होंने इस विद्रोह को सैनिक यानी कि सिपाही विद्रोह का नाम दिया था। नेक्स्ट है बी.डी. सावरकर, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने कहा था एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। नेक्स्ट एस.एन. सेन, उन्होंने कहा था इसको स्वतंत्रता संग्राम। नेक्स्ट बेंजामिन डिज़रायली, इन्होंने उसको एक राष्ट्रीय विद्रोह का नाम दिया था। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स, इन्होंने 1857 का विद्रोह का नाम दिया था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। नेक्स्ट जेम्स आउट्रम डब्ल्यू टेलर, उन्होंने उसका नाम दिया था अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र। तो ये सब कुछ नाम उस समय के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उन्होंने ये नाम दिए थे। तो ये एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम देखेंगे 1857 के विद्रोह के प्रमुख स्थल एवं नेतृत्वकर्ता, यानी कि किस किस जगह पर कौन कौन इस विद्रोह का नेतृत्व लिया था, उसको सुचारित रूप से आगे बढ़ाया था, उसको भी हम देख लेते हैं। तो पहला है दिल्ली में जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लिए थे वो थे बहादुर शाह जफर। दूसरा लखनऊ अथवा अवध में जो उसका नेतृत्व लिए थे वो थे बेगम हजरत महल। तीसरा कानपुर, नाना साहब ने उसका नेतृत्व लिए थे। चौथा ग्वालियर, यानी कि ग्वालियर में उसका नेतृत्व लिए थे तांत्या टोपे। नेक्स्ट पांचवा झांसी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो उसका नेतृत्व लिए थे रानी लक्ष्मीबाई। इस विद्रोह को दबाने वाला था फिरोज। ये भी पूछा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध जो अंग्रेज शासक था जो युद्ध कर रहा था उसका नाम क्या है, तो उसका नाम था फिरोज। नेक्स्ट है इलाहाबाद, तो इलाहाबाद में उस विद्रोह का नेतृत्व लिया था लियाकत अली खान। नेक्स्ट है सातवां बिहार में जगदीशपुर यानी कि आरा में उस विद्रोह का नेतृत्व लिए थे कुंवर सिंह। अब हम देखेंगे 1857 के विद्रोह के प्रमुख क्रांतिकारियों के बारे में, जिनकी वजह से ये विद्रोह व्यापक और अंग्रेजी शासन को अंदर से हिला दिया था। तो पहला हम पढ़ेंगे मंगल पांडे के बारे में, यानी कि इन्होंने ही वो प्रथम विद्रोही हैं जिनके कारण 1857 का ये विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह में मंगल पांडे का नाम सर्वप्रथम आता है। पहला पॉइंट कहा गया है 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया और
उसने लेफ्टिनेंट वाघ एवं मेजर ह्यूसन को गोली मारकर हत्या कर दी थी। यानी कि नया बंदूक जो आया था उस बंदूक का नाम था एनफील्ड राइफल। तो उस राइफल में जो कारतूस लगता था, जो गोली लगता था, उसको काट करके अंदर घुसेड़ना पड़ता था। यानी कि उस कारतूस जो है वो गाय के चर्बी और सुअर के मांस से बने थे, जो कि हिंदू और मुस्लिम के लिए एक धर्म संकट था। इसीलिए मंगल पांडे ने, जब अंग्रेज प्रशासक ने मंगल पांडे को इस एनफील्ड बंदूक को इस्तेमाल करने के लिए बाध्य किया था, तब वो इससे विमुख होकर के वो खुद ही एनफील्ड बंदूक में वो कारतूस को खुद चबाकर उसमें घुसड़ा था और दोनों अंग्रेज अधिकारियों को मार गिराया था। नेक्स्ट पॉइंट, फलस्वरूप यानी कि मंगल पांडे को गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने हल्ला बोल का नारा दिया। मंगल पांडे का संबंध 14वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। यानी कि जब मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया तो 1857 का जो महान क्रांति था इसको जन्म देने का वो एक मुख्य कारण बन गए और इस विद्रोह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। नेक्स्ट पॉइंट, 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 नेटिव इन्फेंट्री से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। इसी दिन सैनिकों ने दिल्ली के लिए यात्रा शुरू की थी। यानी कि इस 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी, वो भी 10 मई के दिन। और इस महान क्रांति का असर दिल्ली में भी बहुत जोरदार तरीके से हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, स्वतंत्रता की पहली चिंगारी मंगल पांडे ने प्रज्वलित की थी, जिसके कारण 1857 के विद्रोह का शुरुआत हुआ था। यानी कि मंगल पांडे जो थे वो मुख्य धारा थे, जो कि 1857 के महान क्रांति का जन्म दिए थे। उन्होंने मंगल पांडे जो थे वो मुख्य धारा थे इस 1857 के महान क्रांति का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक वीरांगना के बारे में जिनकी नाम थी झांसी की रानी। तो उनके बारे में हम देखेंगे। पहला पॉइंट, रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज्य की रानी थी। यानी कि मराठा साम्राज्य की रानी थी रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट पॉइंट, रानी लक्ष्मीबाई 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी। यानी कि देश में स्वाधीनता संग्राम की प्रमुख नारी शक्ति के रूप में उभरे थे रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट पॉइंट, इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को वाराणसी, जिसे काशी के नाम से भी जाना जाता है, वो उत्तर में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका तांबे था। उन्हें मनु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनके पिता मोरोपंत तांबे थे। 14 वर्ष की आयु में रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव से हुआ था। यानी कि उनका विवाह 14 वर्ष में ही हो गया था, जो कि झांसी के राजा थे गंगाधर राव से हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, रानी लक्ष्मीबाई के पति थे राजा गंगाधर राव, जो कि झांसी के राजा थे। उनका एक जैविक पुत्र हुआ था, लेकिन वो कुछ ही समय में मर गया। इसके बाद 1853 में गंगाधर राव मरने से पहले एक बच्चे को गोद लिया, जिसका नाम रखा गया दामोदर राव। यहाँ आता है डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स, यानी कि हड़प नीति। इसे लागू किया था भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। इसके अनुसार अगर किसी राज्य का शासक बिना जैविक यानी कि नेचुरल पुत्र के मर जाता है तो उसका राज्य अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा। यानी कि जब गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई के औरत से जो संतान हुआ था वो कुछ समय बाद वो मर गया, और गंगाधर राव मरने से पहले एक संतान को गोद लिया था, जिसका नाम रखा था दामोदर राव। और रानी लक्ष्मीबाई ने जब उनके पति के मृत्यु के बाद उस पुत्र यानी कि दामोदर राव को अपना राजा घोषित किया। लेकिन अंग्रेजों को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि जो गोद लिया हुआ बच्चा को वो उत्तराधिकारी नहीं मानते थे उस राज्य के। उस राज्य का अगर कोई राजा का अगर अपना खुद का पुत्र नहीं है तो और से गोद लिया हुआ बच्चा उस राज्य का राजा नहीं बन सकता है। इसलिए डायरेक्ट उस राज्य
ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन में चला जाता था। तो इस वजह से रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध शुरू किया था। नेक्स्ट पॉइंट, झांसी में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने किया था। यानी कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था, झांसी की कमान संभाली थी रानी लक्ष्मीबाई ने। नेक्स्ट पॉइंट, ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया और नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर उन्होंने ग्वालियर तक मार्च किया और उस पर कब्जा कर लिया। यानी कि झांसी पर अंग्रेजों ने हमला किया और रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता से रक्षा की, लेकिन अंत में उन्हें झांसी छोड़कर कालपी नामक जगह पर जाना पड़ा। कालपी में उनकी मुलाकात तात्या टोपे और नाना साहब के प्रतिनिधियों से हुई, लेकिन अंग्रेजों से कालपी में फिर से हार के बाद भी ये तीनों हिम्मत नहीं हारे। उन्होंने कालपी से सीधे ग्वालियर की ओर बढ़े। ग्वालियर उस समय सिंधिया के अधीन था, जो कि अंग्रेजों के पक्ष में थे। ग्वालियर उस समय जजातिया सिंधिया के अधीन में था, जो कि अंग्रेजों के पक्ष में थे, लेकिन सिंधिया की सेना के बहुत से सिपाही विद्रोहियों से मिल गए। इसका फायदा रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे ने मिलकर ग्वालियर पर हमला किया और ग्वालियर का किला और शहर विद्रोहियों के कब्जे में आ गया। नाना साहब यहाँ पेशवा घोषित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, रानी लक्ष्मीबाई अंततः 18 जून 1858 ईस्वी में ग्वालियर के निकट कोटा की सराय यानी कि मध्य प्रदेश में जनरल हीरोज से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। इनकी मृत्यु पर हीरोज ने कहा, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई अकेली मर्द है। यानी कि रानी लक्ष्मीबाई ने इतने वीरता से लड़े कि उनकी साहस, धैर्य, युद्ध कौशल और ताकत देखकर शत्रु भी उनकी तारीफ करते हुए रानी लक्ष्मीबाई के लिए कही थी, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई अकेली मर्द। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नाना साहेब के बारे में। पहला पॉइंट, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेजी शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहेब के बिठूर स्थित महल को इनके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था। यानी कि 1857 के विद्रोह के समय नाना साहेब ने बिठूर को अपना मुख्यालय बनाया था। यहीं से उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह का संचालन किया था। बिठूर उस समय उनका निवास स्थान भी हुआ करता था। नेक्स्ट पॉइंट, नाना साहब का वास्तविक नाम धंधुपंत था। कभी कभी पूछ लेता है कि नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था, तो आप ध्यान रखिए कि उनका वास्तविक नाम धंधुपंत था। नेक्स्ट पॉइंट, कानपुर से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कमान संभाल रहे नाना साहब ने तात्या टोपे को अपना सैनिक सलाहकार भी नियुक्त किया था। यानी कि नाना साहब के अंडर तात्या टोपे काम करते थे, जिनको नाना साहेब ने सैनिकों की मुख्य सलाहकार और मुख्य सेनाध्यक्ष के रूप में नाना साहेब ने तात्या टोपे को नियुक्त किया था। नेक्स्ट पॉइंट, तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग राव था। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, तो ये था रामचंद्र पांडुरंग राव था। ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट, तात्या टोपे को सिंधिया के सामंत मानसिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। यानी कि तात्या टोपे को सीधे अंग्रेजों ने युद्ध में नहीं पकड़ा था, उन्हें मानसिंह नाम के एक सामंत यानी कि जमींदार ने धोखे से पकड़वाया। मानसिंह नरवर का शासक था और वो सिंधिया यानी कि ग्वालियर के राजा का सामंत माना जाता था। 1858 में ग्वालियर के हार के बाद तात्या टोपे गुरिल्ला युद्ध करते हुए इधर उधर छुपकर लड़ रहे थे। वे कुछ समय के लिए मानसिंह के पास शरण गए थे। अंग्रेजों ने मानसिंह पर दबाव डाला और लालच भी दिए कि वो तात्या टोपे को पकड़वा दे। अंततः मानसिंह ने विश्वासघात किया और तात्या टोपे को धोखे से बुलाकर पकड़वा दिया, अंग्रेजों के हवाले कर दिया। अब हम पढ़ेंगे बहादुर शाह जफर यानी कि बहादुर शाह द्वितीय भी इन्हें कहा जाता है, उनके बारे में हम देखेंगे। पहला पॉइंट कहता है 26 जनवरी 1857 ईस्वी को बहरामपुर की 19वीं नेटिव इन्फेंट्री को विघटित कर दिया गया, क्योंकि सिपाहियों ने
नई कारतूस प्रयोग से इनकार कर दिया। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया और अपने अधिकारियों पर गोलियां चलाई। विद्रोहियों ने 12 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा बूढ़ा बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है, उनको भारत का सम्राट घोषित किया। इसके पश्चात ये विद्रोह अवध, रुहेलखंड, पश्चिम बिहार तथा उत्तर पश्चिम प्रांत में फैल गया। बहादुर शाह द्वितीय को 1857 ईस्वी की विद्रोह में सम्राट घोषित करना एक रणनीतिक और प्रतीकात्मक फैसला था, न कि उनकी वास्तविक शक्ति के कारण। विद्रोही करने वाले सिपाही और नेता चाहते थे कि उनका आंदोलन सिर्फ बगावत न लगे बल्कि एक कानूनी और राष्ट्रीय संघर्ष लगे। मुगल सम्राट भारत के पारंपरिक शासक माने जाते थे। बहादुर शाह जफर को सम्राट बनाने से विद्रोह का वैधता मिल गई और हिंदू और मुस्लिम दोनों को जोड़ने के लिए एक साझा प्रतीक चाहिए था तथा मुगल बादशाह दोनों समुदाय के लिए स्वीकार्य थे, इसीलिए उन्हें नेता बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट थे, यानी कि बहादुर शाह जफर नाम के सम्राट थे पर वास्तविक सत्ता अंग्रेज यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। उनका अधिकार केवल दिल्ली के लाल किले तक ही सीमित रह गया था। अंग्रेज उन्हें पेंशन देते थे और वे लगभग नाम मात्र के शासक। नेक्स्ट पॉइंट, विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किया था, यानी कि 1857 के महान क्रांति को वो आगे ले जाते हुए वो दिल्ली में अपना कमान संभाला था। नेक्स्ट पॉइंट, 1857 के विद्रोह यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और निर्वासित करके रंगून यानी कि बर्मा भेज दिया गया। और क्योंकि 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया, 21 सितंबर 1857 को बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें अंग्रेज अधिकारी मेजर विलियम हडसन ने पकड़ा था। तत्पश्चात उन्हें रंगून यानी कि म्यांमार को भेज दिया गया, क्योंकि भारत में रहकर फिर से किसी विद्रोह का प्रतीक या केंद्र न बन सके। मुगल वंश और उसकी राजनीतिक शक्ति को पूरी तरह खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने ये तरीका अपनाया था। नेक्स्ट पॉइंट, बहादुर शाह की मृत्यु 7 नवंबर 1862 को रंगून यानी कि म्यांमार में हुआ था, यानी कि मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह रंगून के जेल में ही अपना अंतिम दम तोड़ दिए थे। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको हम पहले देख लेते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। शाहमाल, जिसे शाहमाल सिंह के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें 1857 के विद्रोह के समय बोडोत यानी कि उत्तर प्रदेश की जाटों का नेतृत्व किया था। यानी कि शाहमाल ने 1857 के विद्रोह में उन्होंने स्थानीय किसान और जाटों का नेतृत्व किया था और गाँव-गाँव के किसानों, जाटों और आम जनता को जोड़कर एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अंग्रेजों का साथ दिया था, यानी कि 1857 के जो विद्रोह में कौन कौन अंग्रेजों के साथ दिए थे उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला पॉइंट कहता है महाराज मेहताब चंद, यानी कि वर्धमान के राजा थे वो। महाराज मेहताब चंद ने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी। इनके लिए उन्हें 1868 में एक कोर्ट ऑफ आर्म्स और 1877 में 13 तोपों की व्यक्तिगत सलामी के अधिकार से पुरस्कृत किया गया था। यानी कि महाराज मेहताब चंद वर्धमान यानी कि वर्तमान के पश्चिम बंगाल के विद्रोह के समय भारतीय शासकों में से थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। उनका समर्थन सीधा युद्ध लड़कर नहीं बल्कि प्रशासनिक, आर्थिक और राजनीतिक सहयोग के रूप में था। वो अंग्रेजों के प्रति वफादार हुआ करते थे। यहाँ पर और एक पॉइंट आप ध्यान रखिए कि 1857 के विद्रोह में सिंधिया यानी कि जयाजीराव सिंधिया ग्वालियर के शासक का रुख भी अंग्रेजों के पक्ष में था, लेकिन उनकी स्थिति थोड़ी जटिल थी। वे खुलकर हर जगह अंग्रेजों के साथ नहीं लड़े, फिर भी उनका समर्थन अंग्रेजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वो भी अंग्रेजों के प्रति अपना वफादारी
निभाते थे। उसका एक उदाहरण है तांत्या टोपे, यानी कि तांत्या टोपे को सिंधिया के शासक मानसिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया था, जिसके पश्चात अंग्रेजों ने 1859 में तांत्या टोपे को फांसी पर लटका दिया था। नेक्स्ट हम देखेंगे विद्रोह का परिणाम, यानी कि इस विद्रोह का परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने क्या महत्वपूर्ण कदम उठाया, इसको हम देखेंगे। पहला पॉइंट कहता है 1857 के विद्रोह के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के शासक की जिम्मेदारी ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई। भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा और भारत ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया। यानी कि 1857 के विद्रोह यानी कि सिपाही विद्रोह के बाद अंग्रेजों को समझ आ गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को ठीक से नियंत्रित नहीं कर पा रही है, इसीलिए निर्णय लिया गया कि अब भारत का शासन कंपनी से लेकर सीधे ब्रिटिश सरकार यानी कि क्राउन के हाथ में दे दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और भारत पर सीधे ब्रिटिश सरकार का शासन हो गया तथा भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा और इसका पहला वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पर हमारा टॉपिक समाप्त है। आपको ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए।